नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और वक्त हो गया न्यूज हेडक्वार्टर का। न्यूज हेडक्वार्टर में अगले 1 घंटे तक हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। मेरा नाम है विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। इस समय सीसीएस की बैठक चल रही है, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस बैठक में आप देख सकते हैं तस्वीरें सीसीएस की बैठक की, और पुलवामा माफ कीजिएगा पहलगाम के हमले के बाद ये पहली सीसीएस की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित प्रधानमंत्री कार्यालय और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए यहाँ ऑफिसर्स मौजूद हैं। सीसीएस की बैठक में देखिए इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो ग्राउंड जीरो से लौट कर आए हैं वो वहाँ की जानकारी रख रहे हैं कि वहाँ आखिर पहलगाम में जब हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो वहाँ क्या क्या हुआ है और अभी क्या स्थिति है, किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो आतंकियों की तलाश में 4 अलग अलग जिलों में, जंगलों में भटक रहे हैं और उन आतंकियों को ठिकाने लगाने की पुरजोर कोशिश में है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत को जो दर्द दिया उसका एकमात्र इलाज है बदला, बदला और सिर्फ बदला। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ बदले की आवाज बुलंद हो रही है। इस रिपोर्ट को देखिए और इस आवाज को समझिए। इतिहास गवाह है, जब जब हिंदुस्तान को छेड़ने की कोशिश की गई, भारतीय सेना ने उसका पक्का इलाज किया है। तारीख 26 फरवरी 2019, बालाकोट में एयर स्ट्राइक। पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 जवानों की मौत का बदला भारतीय सेना ने लिया था। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को भारतीय सेना ने रसातल में पहुंचा दिया था। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर ऐसी आवाज उठने लगी है। जवाबी मैसेज तो बहुत साफ है, क्योंकि डिफेंसिव हम कब तक रहेंगे। डिफेंसिव तो हम बराबर साल भर रहते हैं, पर बीच बीच में देखिए उनको दे डिजर्व टू बी गिवन अ ब्लडी पंच। यह आवाज हिंदुस्तान की आवाज है। पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस कायराना अंदाज में निहत्थे और बेकसूर आम लोगों पर हमला किया, अब हिंदुस्तान उससे कम कुछ नहीं चाहता, क्योंकि आतंकियों ने बढ़ते हिंदुस्तान की सोच को चुनौती दी है, जम्मू कश्मीर की शांति और सुकून को चुनौती दी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। जम्मू, श्रीनगर समेत कई शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और उसका झंडा जलाया। श्रीनगर में भी लोग सड़कों पर उतरे और हमले को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। सारा कश्मीर बांधे हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम पूरे इंसान के निकल गए इसके लिए। हम भी उनको माफ नहीं करेंगे। अब हम जाग उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर। आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस हमले को पूरे कश्मीरी आवाम पर हमला बताते हुए आज प्रदर्शन किया। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे और टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा पुंछ और रियासी में भी लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा ने भी मोर्चा खोला हुआ है। महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन हुआ। आतंक परस्त पाकिस्तान को कैसा मैसेज दिया इस विरोध प्रदर्शन में, ये भी देखिए। पहलगाम आतंकी हमले पर देश गुस्से में है। गुस्से का नया गुबार महाराष्ट्र में उठा। हाथों में बैनर लेकर विरोध का बिगुल फूंकते ये ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलेमा के मेंबर्स हैं। पहलगाम हमले पर आग बबूला है। आतंक परस्त पाकिस्तान का मरसिया पढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आतंक परस्त पाकिस्तान को कड़ा पैगाम दिया गया। पैगाम ये कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की दहशतगर्दी नहीं चलेगी।
ऑल इंडिया सुन्नी जमात उल उलेमा के मेंबर्स एकजुट हुए। एक साथ एक छत के नीचे से बुलंद आवाज में पाकिस्तान को होश में आने की नसीहत दी गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से शक की सुई पाकिस्तान की ओर घूम गई है। इसमें लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह और टीआरएफ के फाउंडर शेख सज्जाद गुल का नाम सामने आ रहा है। पहलगाम से पहले पाक समर्थित आतंकियों ने काफी प्लानिंग की थी। बाकायदा रैकी कर हमला करने और उसके बाद भागने की तैयारी की गई थी। इस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचना और वारदात के बाद यहां से फरार हो जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आने और जाने का एक ही रास्ता था। दूसरी बात, ये जगह जमीन से 7 किलोमीटर ऊपर थी। एजेंसियों को शक है कि हमले की साजिश पीओके से रची गई और इससे ठीक पहले रावलकोट में आतंकियों की एक मीटिंग हुई। इस बैठक में कई खूंखार दहशतगर्द मौजूद थे। आतंकियों के बयान देखिए। मोदी, बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख। इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। तो सुना आपने कैसे मीटिंग में बाकायदा कश्मीर को टारगेट करने की बात कही गई और भारत के खिलाफ जहर उगला गया। अब जांच इस बात की हो रही कि इस वीडियो का पहलगाम अटैक से क्या कनेक्शन है। पहलगाम की आतंकी वारदात के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की लहर है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन आतंकियों और उनके आकाओं को करारा जवाब जरूर मिलेगा। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों का गुस्सा उबाल पर है। हर किसी की यही चाहत है कि सीमा पार बैठे आतंकियों को कड़ा संदेश दिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी स्ट्राइक जैसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये साफ किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत क्या एक्शन लेने जा रहा है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जवाब मिलना चाहिए, आतंक के खिलाफ संदेश जाना चाहिए और दहशतगर्द अपने अंजाम तक पहुंचाए जाने चाहिए। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़ के श्रीनगर में पहुंच गए। बिल्कुल, तो अब श्रीनगर से उनकी दिल्ली भी वापसी हो गई है और उस फैसले का इंतजार है जो गृह मंत्री के मन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हमले में मारे गए सैलानियों के शव आज सुबह ही श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम लाए गए हैं। मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री पीड़ित परिवारों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से बैरसन घाटी पहुंचे, जहां कल आतंकी हमला हुआ था। गृह मंत्री ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया। इस आतंकी हमले को कायरतापूर्ण करार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस घृणित आतंकी कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों पर सबसे कठोर कार्रवाई करेंगे। पहलगाम के आतंकी हमले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 26 पर्यटकों को गोलियों से भूनने वाले आतंकी बॉडी कैम से लैस थे और पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। तो क्या सीमा पार बैठे आतंकियों का कायरता का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे? देखिए रिपोर्ट। दिन मंगलवार, वक्त दोपहर करीब 2:30 बजे। पहलगाम की फिजाओं में अमन था। पर्यटक हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। तभी जंगल से निकले AK-47 और अमेरिकन M14 राइफल से पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गईं। पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है
कि हमले के वक्त आतंकी बॉडी कैम से लैस थे। आतंकी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। दहशतगर्द हमले का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। खुलासा यह भी हुआ कि दहशतगर्दों ने पहले पर्यटकों को सिर झुकाने के लिए कहा, फिर गोली मार दी। बेगुनाहों को मौत के घाट उतारते वक्त दहशतगर्दों के बॉडी कैम हमले की तस्वीरें कैप्चर कर रहे थे। सवाल है कि टेरर अटैक का वीडियोग्राफी का ऑर्डर किसने दिया था? क्या सीमा पार बैठे आतंकी आका हमले का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे? पहलगाम टेरर अटैक की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। ये टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा का मुखौटा है। पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल इसका चीफ है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कई अहम खुलासे हुए हैं और सरहद पार कहा जा रहा है कि इसकी पूरी साजिश रची गई। टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद को हाफिज का राइट हैंड माना जाता है। हाफिज के इशारे पर ही टीआरएफ का लोकल मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देता आया है और इसलिए पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ की कुंडली खंगालना भी जरूरी है। इस आतंकी संगठन टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ द रेजिडेंट फ्रंट है और यह लश्कर तैयबा का मुखौटा है। और आपको यह भी बता दें कि साल 2019 में यह आतंकी संगठन वजूद में आया था। टीआरएफ को बनाने की साजिश सीमा पार रची गई थी। टीआरएफ को बनाने में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी पूरा हाथ रहा है। टेरर ग्रुप टीआरएफ इसलिए वजूद में आया ताकि हमलों में पाकिस्तान का नाम बिल्कुल भी ना आए। हालांकि इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में ही है। टीआरएफ का नाम पहली बार साल 2020 में कुलगाम में हुए हत्याकांड के बाद सामने आया था और इसके बारे में कहा जाता है कि इस संगठन को पूरी तरह से आईएसआई का सपोर्ट है। इसलिए इस बार भी माना जा रहा है कि जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से शामिल। उधर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश उबल रहा है और बालाकोट स्ट्राइक से भी बड़े हमले की मांग कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से की इस आग से पाकिस्तान झुलस जाएगा। देश का चाहे कोई भी राज्य हो, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जब पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबला और सड़क पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई तो उसका पुतला भी फूंका गया। उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, हर हिंदुस्तानी के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की आग धधक रही है। ये वीडियो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली का है, जब स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने हैं। हर हिंदुस्तानी का गुस्सा आपके सामने है। आतंकी हमले के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान से बस एक ही चीज चाहिए, बदला, बदला और सिर्फ बदला। न्यूज हेडक्वार्टर में इस वक्त हम सीधे आपको हरियाणा ले चलेंगे, करनाल, जहां पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते हैं और देखिए ये उस जगह की करनाल की तस्वीरें हैं जहां पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। यहाँ पर उनके परिवारीजन दिखाई दे रहे हैं और पूरा इलाका, पूरा शहर उमड़ पड़ा है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के इस अंतिम संस्कार के लिए। राजकीय सम्मान के साथ, पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक में पूरा शहर उमड़ा हुआ है अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को, और दूसरी तस्वीर में उनके परिवार के सदस्य आपको बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये विनय नरवाल के गांव की तस्वीरें हैं और दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए करनाल में क्या चल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में उनका परिवार है, सुरक्षाकर्मी, और दूसरी तस्वीर में पूरा गांव, पूरा इलाका उनके पीछे चल पड़ा है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। विनय नरवाल की शादी अब से चंद दिनों पहले ही हुई थी और कल जब पहलगाम में हमला हुआ इस दौरान उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें गोली मार दी गई और इस दौरान कहा यह जा रहा है कि अब उन्हें जो अंतिम विदाई दी जा रही है उसमें पूरा का पूरा जो इलाका है उनके पीछे चल पड़ा है उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। आज एनडीटीवी इंडिया ने उनके दादा से भी बात की थी, उनके घर वालों का दर्द समझा था। उन्होंने बताया था कि कैसे
उनके पोते ने तैयारी की, फिर वो सेना में गए और शायद इस तस्वीर की उम्मीद ना गांव वालों को थी, ना करनाल के लोगों की थी, ना उनके परिवार को थी, जो कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल नेवल ऑफिसर थे। इससे पहले उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की और बाद में वो नेवी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी और अपनी पत्नी के साथ वो पहलगाम घूमने गए थे, जहां पर आतंकियों से उनका सामना हुआ और आतंकियों ने उन 27 लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को भी गोली मार दी। अंतिम विदाई देने के लिए करनाल का वो गांव जहां पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का अंतिम संस्कार होना है, उमड़ा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग वहां पर उनको अंतिम श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोग की मौत हो गई थी, उसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जिनकी शादी बमुश्किल कुछ दिनों पहले ही हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए थे और तभी आतंकियों ने उनको अपने निशाने पर ले लिया। ये पूरी तस्वीरें विकास झकझोरने वाली हैं और ये पूरी खबर भी झकझोरने वाली है, लेकिन अब महज 5-6 दिन हुए थे उनकी शादी को और आज जो दोपहर में तस्वीरें आई थी एनडीटीवी इंडिया पर हमने देखा तो उनका परिवार किस तरह से परेशान था। और ये जो अब देखिए तस्वीरें, इससे लगता है कि पूरा इलाका, और जब कोई इस तरह की घटना होती है उसके बाद से लोगों के जहन में लोगों की संवेदनाएं होती हैं, आंखों में आंसू होते हैं और उन्हीं आंखों में आंसू को लेकर के लोग अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़े हैं। ये दिन की तस्वीरें हैं जब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर ये खबर पहुंची कि अब विनय नरवाल नहीं रहे हैं। वहां पर उनके परिजनों का, उनके शुभचिंतकों का हुजूम उमड़ पड़ा। घर में शोक का माहौल था। कुछ दिनों पहले शहनाई बजी थी, घर में शादी का उत्साह, उमंग थी, खुशियां थीं, लेकिन अब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हमारे बीच नहीं है। पहलगाम में आतंकियों ने उनको भी अपने निशाने पर ले लिया। और अंतिम विदाई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। आज ही उनका शव पहुंचा है और अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हालांकि सरकार ये लगातार कह रही है कि बदला पूरी तरह से लिया जाएगा। तो आतंकी हमले के शिकार लोगों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। एक हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए पहलगाम गए थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवार में कोहराम मच गया। जिस घर में 6 दिन पहले तक शादी की रौनक थी, वहां अब मातम छाया है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 16 अप्रैल को ही हिमांशी से शादी हुई थी। ये जोड़ा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पहलगाम की खूबसूरत वादियों में समय बिता रहा था, लेकिन आतंकवादियों ने सब कुछ छीन लिया। बैठे थे, खाना खा रहे थे, जैसे हमें पता लग गया है। उसके बाद उन्होंने मतलब वहाँ गोलियाँ चली हैं, पूछ के सिर में गोली लगाई है, मारी है उसको। विनय और उनकी पत्नी उस समय एक स्थानीय स्टॉल पर भेलपूरी खा रहे थे। हमलावरों ने विनय से उनका धर्म पूछा और फिर बेरहमी से गोली मार दी। विनय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी हिमांशी इस हमले में सुरक्षित रही। बीटेक करने के बाद विनय नरवाल 3 साल पहले ही नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी कोच्चि में थी। अपनी शादी के लिए वो छुट्टी लेकर घर आए थे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कैसे जम्मू कश्मीर बदल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और जम्मू कश्मीर की यही खुशहाली पाकिस्तान को चुभती है, तभी वो ऐसे काराना हमलों से लोगों में दहशत भरना चाहता है। पहलगाम पर आतंकी हमला वहां के लोगों पर हमला है। पहलगाम पर आतंकी हमला वहां आम कश्मीरियों पर हमला है। पहलगाम पर आतंकी हमला बढ़ते और सुधरते कश्मीर पर हमला है। पाकिस्तान के सीने में नफरत क्यों? घाटी का अमन पाक को क्यों चुभता है? इसकी वजह साफ है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद बदलता कश्मीर। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की नीतियों से कश्मीर में होता बदलाव। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2024 में कश्मीर घाटी में 2.35 करोड़ टूरिस्ट आए, जो 2023 में 2.11 करोड़ थे। साल 2022 में 1.89 करोड़ टूरिस्ट आए थे और 2021 में कुल 1.13 करोड़। साल 2020 में 34 लाख टूरिस्ट कश्मीर घूमने आए थे।
इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कैसे कश्मीर पर्यटन के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और वहां के लोगों का जीवन बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह पसंद नहीं। अब पहलगाम में हमले का असर क्या हुआ वो समझिए, और बड़ी संख्या में टूरिस्टों ने बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है क्योंकि वे अब जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहते, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने पहले सैलानियों ने ये बुकिंग करवाई थी। अब समझिए कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और इस हमले के बाद से लोग अब वहां नहीं जाना चाहते, वो अपनी बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कुल अर्थव्यवस्था में 8% हिस्सेदारी अकेले पर्यटन उद्योग की है। और ये सबसे खास है क्योंकि और 2024-25 की बात करें तो जीडीपी 7% रही, अर्थव्यवस्था पर इसका एक बड़ा असर देखा गया। देखिए 7% की जो अर्थव्यवस्था है, तेजी से अगर बढ़ती है तो इसकी रफ्तार दुनिया में इस समय बहुत अच्छी मानी जाती है, और इसी रफ्तार से जम्मू कश्मीर बदल रहा था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। सबसे तेजी से टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ जो है उसमें देखी गई थी और टूरिस्टों की संख्या में भारी इजाफा हुआ था। और ये विकास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े वो साल दर साल बताते हैं। आप ये देखिए, वो आंकड़े भी हम आपके सामने रखते हैं। 2024 पर्यटन उद्योग को 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ये देखिए 24 का जो आंकड़ा है, बिल्कुल जो 2030 तक जो अनुमान था 25 से 30,000 करोड़ रुपए तक ये पर्यटन उद्योग के जरिए जम्मू कश्मीर के खाते में आता, ये अनुमान थे। और अगर हम पिछले सालों की अगर हम बात करते हैं तो गुलमर्ग में अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें तो गुलमर्ग में 103 करोड़ रुपए का राजस्व आया। ये बताता है कि किस तरह से लोग वहां पर जा रहे थे और वहां पर कारोबार लगातार बढ़ रहा था। देखिए श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, ये गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के सेक्टर में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 103 करोड़ रुपए अगर केवल गुलमर्ग से राजस्व आ रहा था तो इन तीनों जगह को मिला लेंगे तो ये 300-400 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो ओवरऑल इकॉनमी थी वो 7% की दर से आगे बढ़ रही थी और 12,000 करोड़ से ज़्यादा का योगदान दे रही थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर भी जम्मू कश्मीर से है। पहलगाम के आतंकी हमले का कश्मीर घाटी के पर्यटन पर प्रभाव दिखने भी लगा है। दिल्ली से कश्मीर की खास जगहों पर जा रहे लोग अब अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। खौफ के माहौल में खुशियां तलाश नहीं की जाती। यही वजह है कि जो लोग कश्मीर की वादियों में सैर सपाटे की तैयारी कर रहे थे वो अपना मन बदल रहे हैं। घाटी के लिए दिल्ली स्थित ट्रैवल एजेंसियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 100% लोगों ने होल्ड कर दिया है। सबने कोई रिफंड के लिए बोल रहा है या कोई कह रहा है कि कोई और जगह बताइए जहाँ पर हम जा सकते हैं। कोई ठंडी जगह हिमाचल में बताइए या हाँ गुवाहाटी वगैरह कोई और डेस्टिनेशन के लिए वो पूछ रहे हैं। जिन लोगों ने कश्मीर के लिए हॉलिडे बुकिंग कराई थी वो या तो रिफंड मांग रहे हैं या नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जाना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे पास एडवांस दिया हुआ था उनके कॉल्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको रिफंड पॉलिसी बताएं हैं हम। खौफ का साया बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। कश्मीर की वादियों में फिर रौनक दिखेगी, लेकिन हाल फिलहाल पर्यटन क्षेत्र का नुकसान होना तय है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से वो लगातार इनकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आने लगी है। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर खान का कनेक्शन भी सामने आया है। They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? ये नफरती बयान सुना आपने? ये कोई और नहीं बल्कि वही मुनीर खान है जिनके हाथों में पाकिस्तान की आर्मी का जिम्मा है। कुछ दिन पहले ही मुनीर खान ने एक कार्यक्रम में कश्मीर के प्रति अपने मंसूबों को बता दिया था। पाक आर्मी चीफ ने कश्मीर के प्रति अपने नफरती बयान में कहा था, कश्मीर हमारे गले की नस है, हमारा रुख बिल्कुल साफ है। ये हमारे गले की नस थी, ये हमारे गले की नस रहेगी। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले मुनीर खान ने बयान दिया और अब पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। अलग अलग राज्यों से आए 26 सैलानियों की जान ले ली। खुफिया रिपोर्ट्स में भी पहलगाम हमले में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। अपने इस भाषण में मुनीर खान ने जम्मू कश्मीर में क्रूरता और बर्बरता का आरोप लगाया था। खुफिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आ रही है कि पहलगाम हमले के लिए पाक आर्मी और ISI ने पूरी प्लानिंग की, फिर उसे अंजाम दिया गया। और किसी भी आतंकी हमले में पाक आर्मी और ISI का कनेक्शन देर सवेर
सामने आ ही जाता है। क्योंकि ISI में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल होते हैं और वे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से भी जुड़े रहते हैं। ISI में पाक आर्मी के 3 सेवा शाखाओं के लोग शामिल होते हैं। दूसरे स्थान पर सेवारत सैन्य अधिकारियों को ISI में शामिल किया जाता है। पाक सेना के अधिकारी ISI में तो होते ही हैं, पाक नौसेना के अधिकारी भी ISI का हिस्सा होते हैं और पाक वायुसेना के अधिकारी भी ISI में होते हैं। ये 3 जो शाखाएं हैं, इन सब में वो शामिल होते हैं। और इसलिए इस ISI का फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज एजेंसी, यानी कि जो ISI है उसमें तीनों सेनाओं के लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा एजेंसी नागरिकों की भर्ती भी सीधे तौर पर करती है, जिनको जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि देर सवेर पाकिस्तान का नाम सामने आ ही जाता है, क्योंकि कोई भी विंग उनकी मदद करे ISI उसमें शामिल जरूर रहती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकी पहलगाम तक पहुंचे कैसे? वो कौन सा रूट था जिसका इस्तेमाल दहशतगर्दों ने घाटी में दाखिल होने के लिए किया? खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों के रूट पर एक बड़ा खुलासा किया है। आखिर सीमा पार से आए दहशत के कुरियर पहलगाम में कैसे पार्सल हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की गोद में पलने वाले आतंकी नाग किस रूट से पहलगाम तक पहुंचे? दहशत के आका ने आतंकी सपोलों के लिए कौन सा रूट डिजाइन किया था? किन पहाड़ी जंगलों और रास्तों पर आतंकियों के कदम पड़े? किसने हमले से पहले रैकी की? पहलगाम को लहूलुहान करने वाले आतंकी जिस रूट से आए थे, उसका पर्दाफाश खुफिया एजेंसियों ने कर दिया है। आतंकी जिस रूट से आए उसकी पूरी डिटेल NDTV इंडिया के हाथ लगी है। खुफिया एजेंसियों को शुरुआती जांच में पता चला है कि सीमा पार से आतंकी पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए भारत में दाखिल हुए, फिर राजौरी से चतरू और बधामन होते हुए पहलगाम पहुंचे। पीर पंजाल से पहलगाम की दूरी 216 किलोमीटर है। इस रास्ते का इस्तेमाल आतंकियों ने इसलिए किया ताकि लोगों की आड़ में छिपकर वो सफर कर सकें और किसी को उन पर शक न हो। एक बड़ा इनपुट और है, खुफिया एजेंसियों का दावा है कि दहशतगर्द 2 हफ्ते पहले कश्मीर आए थे। हमले से पहले इलाके की रैकी की गई। 1 से 7 अप्रैल के बीच ये रैकी हुई थी, यानी आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा का मुखौटा कहे जाने वाले संगठन TRF ने ली है, लेकिन इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि लश्कर तैयबा के कमांडर अबू मूसा का नाम है। कुछ दिन पहले उसका एक भड़काऊ बयान भी सामने आया था। कश्मीर के खिलाफ लश्कर तैयबा का कमांडर जहर उगल रहा है। कश्मीर के खिलाफ हिंदुस्तान का दुश्मन और पाकिस्तान का पालतू जहर उगल रहा है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो लश्कर तैयबा के कमांडर अबू मूसा का जहर उगलने वाला यह भाषण फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। तारीख 18 अप्रैल 2025, जगह खाई गाला, रावलकोट। पहलगाम हमले के ठीक 4 दिन पहले अबू मूसा ने अपने जहरीले भाषण में कश्मीर को लेकर खून खराबे की बात कही थी और ठीक 4 दिन बाद पहलगाम लहूलुहान हो गया। 26 लोगों की जान ले ली गई तो 17 लोग जख्मी हो गए। सवाल यही है, क्या अबू मूसा की रैली का मकसद पहलगाम हमला था? क्या पाकिस्तान के रावलकोट में अबू मूसा ने पहलगाम हमले की कहानी लिख दी थी? दुनिया जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक का आका है। पहलगाम हमले की साजिश उसी की सरजमी पर रची गई। पाकिस्तान को भारत की स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे रात भर खौफ में रही और कैसे बॉर्डर के चक्कर काटती रही, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान को भारत के जवाबी हमले का डर सता रहा है। रात भर पाकिस्तान की एयरफोर्स खौफ में रही। रात भर पाकिस्तानी सेना को नींद नहीं आई। रात भर पाकिस्तानी सेना उठ उठकर आसमान देखती रही। पाकिस्तान में भारत का कैसा खौफ चल रहा है, इसका प्रमाण देखिए। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान रात भर बॉर्डर पर मंडराते रहे। इनका मूवमेंट कहां कहां था, ये भी जानिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स का PF-198, PF-101 जेट और PF-177 ने भारतीय सीमा के पास उड़ान भरी। PF-198 लॉकहीड C-130 हरकुलिस विमान है, जबकि PF-101 एक छोटा एम्बियर फेनोम जेट है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान खुफिया मिशन के लिए करता है। ये विमान कराची साउदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की तरफ जाते दिखे।
उधर पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल वासित ने अपनी सरकार को अलर्ट रहने की सलाह दी है। इंदौर के रहने वाले सुशील भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल हैं। उनके शव को एयरलिफ्ट कर पहलगाम से इंदौर लाया गया। इंदौर के रहने वाले सुशील LIC कर्मचारी और पिछले 40 साल से शहर के विड़ानगर इलाके में परिवार के साथ रह रहे थे। मौत उन्हें खींचकर पहलगाम ले गई थी। सुशील की कश्मीर देखने की बड़ी तमन्ना थी। आतंकियों ने उनकी बेटी पर भी गोली चलाई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। धर्म विशेष का एक तो अलगाववाद फैलाने के लिए पूछ के कि कलमा पढ़ोगे, जो कलमा पढ़ेगा वो बचेगा। क्योंकि हमारा भाई कलमा नहीं पढ़ पाया तो उनको गोली मार दी गई। जिला प्रशासन ने सुशील के भाई और करीबियों से बात की। पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। 26 लोगों की जान चली गई। जिधर नजर उठाइए उधर मौत का अफसोस है। गुनहगारों से इसका हिसाब जरूर होना चाहिए। और पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के भी 6 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के डोंबिवली के 3 दोस्त शामिल हैं। अतुल मोने अपने मौसेरे भाई संजय लेले और अपने दोस्त हेमंत जोशी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में तीनों की मौत से डोंबिवली में शोक की लहर दौड़ गई है। और मेरे को शायद लगता है उनका जो मौसी का लड़का भी था उनके साथ, वो भी लेले कुटुंबी, वो भी उसमें शहीद हो गए। हेमंत जोशी जिस सोसाइटी में रहते थे वहां उनके जानने वाले लोग काफी दुखी हैं। उसका जो मृत्यु है, उसका डेथ, हम लोग बहुत पूरे सोसाइटी को बहुत धक्का लगा है उसके डेथ का। और ये संडे जाने वाला था, उस सैटरडे मिला था हमें कि ये संडे हम लोग जा रहे हैं और अगले संडे हम लोग आने वाले हैं। अभी अगले संडे वो आएगा नहीं, ये सोच के अभी मन में बहुत घबराहट सी होने वाली अभी। इस हमले में पुणे के संतोष जगदाले, कौस्तुभ गनबोटे और पनवेल के दिलीप देसले की भी जान चली गई है। टेरर अटैक के बाद देश में बेहद गुस्सा है, गुस्से का गुबार है। पाकिस्तान से बदले की मांग हो रही है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने दहशतगर्दों का स्केच जारी किया है। धर्म पूछकर 26 बेगुनाहों को गोली मारने वाले आतंकी कौन है, देखिए रिपोर्ट। पहलगाम टेरर अटैक का मुजरिम नंबर 1 आसिफ फौजी। पहलगाम आतंकी हमले का मुजरिम नंबर 2 सुलेमान शाह। पहलगाम टेरर अटैक का गुनहगार नंबर 3 अबू तहला। अट्ठाईस पर्यटकों को चुन चुनकर गोलियों से भूनने वाले इन चेहरों को पहचान लीजिए। नाम पूछकर, धर्म पूछकर पर्यटकों को मौत के घाट उतारने का गुनहगार यही चेहरे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की तस्वीर रिलीज की है। इन्हीं आतंकियों ने पहलगाम की जमीन को लहूलुहान किया है। कायरता से निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं और पहाड़ी जंगलों में जा छिपे। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए थे। पहलगाम में आतंकियों के लोकल नेटवर्क को खंगाला जा रहा है ताकि बिल में छिपे इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पहलगाम में आतंकी हमले करवाकर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जो गलती की है उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। सरहद पार पाकिस्तान की सेना हो या फिर भारत में पाकिस्तानी दूतावास, वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहलगाम हमले के बाद सरहद के इस पार गुस्से की आग है, तो सरहद के उस पार थर-थर कांपता पाकिस्तान। पाकिस्तानी हुक्मरानों के इशारों पर आतंकियों ने पहलगाम में जो कुछ किया, पाकिस्तान को उसका एहसास भी है और खौफ भी। तो दूसरी तरफ हर एक हिंदुस्तानी गुस्से की आग में जल रहा है और ये गुस्सा पाकिस्तान पर भारी न पड़ जाए। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की तस्वीरों से साफ साफ दिख रहा है, पाकिस्तानी दूतावास में सन्नाटा पसरा है, तो दूतावास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। आशंका है कि कई हिंदू संगठन पाकिस्तान की एम्बेसी तक पहुंच सकते हैं और बवाल मचा सकते हैं। डीसीपी देवेश महिला और एडिशनल डीसीपी सुमित झा समेत कई सीनियर अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधे चलते हैं करनाल, जहां पर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नेवी के जवान वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे करनाल से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के गांव से हैं। ये तस्वीरें करनाल से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के अंतिम संस्कार के समय की तस्वीरें हैं। उनको अभी से कुछ देर पहले राजकीय सम्मान के साथ, पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ उनको अंतिम संस्कार किया गया और ये तस्वीरें उसी सीधी तस्वीरें हैं करनाल से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के गांव से अंतिम संस्कार की। यहाँ मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अमर रहे के नारे लगाए। उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो निभाई जा रही हैं। तो ये तस्वीर करनाल की आप देख रहे हैं, जहां पर उनकी पत्नी आपको नजर आ रही हैं और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हैं और बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। करनाल में अंतिम संस्कार उनका हो रहा है। अभी चंद दिनों पहले, 5-6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और वो छुट्टी मनाने के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकियों ने उन्हें कल गोली मार दी। आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और वो अब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। अंतिम संस्कार उनका हो रहा है। तो इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो इलाका है उनके साथ मौजूद है, उनके समर्थन में है और गुस्से में लोग हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी वहाँ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसका बदला लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आर्मी से, नेवी के अफसर थे, लेफ्टिनेंट थे। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ पहलगाम छुट्टी बिताने गए थे, जहाँ पर पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर एक एक व्यक्ति को निशाने पे लिया और उनके सर में गोली मारी। इसके बाद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है।
मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, आने वाले वक्त में कार्रवाई ज़रूर होगी, लेकिन विनय नरवाल का अंतिम संस्कार इस वक्त हो रहा है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। करनाल के उनके गांव में ही उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शव आज ही पहुंचा था, कल उनकी हत्या कर दी थी आतंकियों ने और अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं विनय नरवाल और ये तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हैं, बहुत दुखद हैं कि उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और इस दौरान पूरा इलाका, पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग उनके समर्थन में वहां पर पहुंचे हुए हैं। विनय नरवाल के गांव में पूरा जन सैलाब उमड़ा है उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर नेवी के ऑफिसर भी मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की रस्में उनकी पत्नी की तरफ से निभाई जा रही हैं, परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधे विनय नरवाल के गांव से हैं जहां पर जन सैलाब उमड़ा है विनय नरवाल को अंतिम विदाई देने के लिए। नेवी के तमाम अफसर इस वक्त मौके पर वहां मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं, स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है और भारी हुजूम उन इलाके के लोगों का है जिनके घर का लाल, जिनके गांव का लाल चला गया और शायद इसकी उम्मीद नहीं रही होगी क्योंकि अब से 5 से 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और वो शादी के लिए छुट्टियों पर आए थे और इस दौरान वो छुट्टी बिताने के लिए ही पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे थे, जहां पर यह कल पूरी घटना हुई और उनकी जान चली गई। आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे विनय नरवाल। कहा यह जाता है कि इन्होंने पढ़ाई के बाद नेवी ज्वाइन करने का फैसला किया और ये देखिए उनकी पत्नी आपको नजर आ रही है। उनके पंचतत्व में विलीन होने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उनका अंतिम संस्कार फिलहाल कर दिया गया है। हमारे साथ गुरप्रीत इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ करनाल से सीधे जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। तस्वीरें हृदय विदारक हैं, दुख पहुंचाती हैं। कुछ दिन पहले शादी हुई थी और आज उनकी पत्नी उनको अंतिम विदाई दे रही है। ग्राउंड में ही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के और साथ में जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला के अलावा यहाँ पूरे इलाके के लोग आए हुए हैं और लोग काफी भावुक हुए हैं क्योंकि जैसे कि 26 साल की उम्र थी विजय नरवाल की और नेवी ऑफिसर थे और जिस तरह उनकी हत्या हुई, क्योंकि वो हमेशा देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्मी और नेवी में अपना जो करियर है वो उन्होंने चूज किया
और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो इमोशनल हैं। वो कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं सरकार से कि लगातार इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसका कोई ना कोई जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए और एक सबक भी सिखाना चाहिए जो लोग इस टेरर अटैक में इन्वॉल्व है। लगातार यहाँ पे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों से ये दिख रहा है कि विनय नरवाल और उसकी फैमिली के अलावा जितने भी नेवी ऑफिसर हैं वो उनको लास्ट रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के नैब सैनी, वो भी आए हैं और इनके साथ जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, वो भी आए हुए हैं। लोगों का ये कहना है, यहाँ पे हमने देखा कि बाबू को के कई नारेबाजी भी की गई और पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोला गया और वहीं ये भी कहा गया कि इस केस पे जो जस्टिस है वो फैमिली को मिलना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं सभी बातों को लेके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग कैसे भावुक हुए हुए हैं। तो हम लगातार सुबह से देख रहे हैं कि फैमिली लगातार ये बात कर रही है कि 26 साल का था और 16 अप्रैल को जो विनय नरवाल है उसकी यहाँ पे शादी होती है। 19 को वो एक रिसेप्शन होती है और रिसेप्शन के बाद सीधा वो घाटी में जाते हैं अपना हनीमून मनाने के लिए। वहाँ ये आंत की अटैक हो जाता है और उस अटैक में उनकी जो पत्नी है हिमांशी नरवाल वो लगातार बचाने की कोशिश करती है। लेकिन आज हमने देखा सभी नेवी ऑफिसर भी यहाँ पे पहुंचे, उनको प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के वो भी यहाँ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बड़ा लॉस है पूरी स्टेट को और वही मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये कभी ना इररिपेरेबल लॉस है और ये इसकी कभी भी कमी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी गई और उन्होंने भी मांग की सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इमीडिएटली इसमें जो एक्शन लेना चाहिए। बैक टू स्टूडियो। शुक्रिया गुरप्रीत सिंह आपका। तो गुरप्रीत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। इस समय अंतिम संस्कार किया जा रहा है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का और देखिए उनकी पत्नी ने उनको अंतिम विदाई कैसे दी, ये तस्वीरें देखिए। और इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में बस इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला निधि कुलपति के साथ।